Guys, welcome back to your own channel Books Review. So in this video we are going to discuss the most important topics for chemistry for class 10th ICSE 2023 बैच। क्योंकि आपके सिलेबस में सभी चैप्टर्स है, पूरी बुक आपकी इस बार एग्जाम में आ रही है। सो एक वीडियो में तो हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस इन सॉल्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये 6 चैप्टर कवर करेंगे। एंड देन मेटलर्जी, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के जो आपके ABCD एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरी हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रॉम पीरियोडिक टेबल टिल इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा कवर अप कर लेंगे। तो चलो वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल में हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपसे इसमें जो बेसिक दिया हुआ है, डॉबर्नियर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव्स, ये सब आपने 9th में पढ़ा है, तो इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। जो आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 के नाम याद करने पड़ेंगे। और जैसे ग्रुप 13 का पूछ लेते हैं, बोरॉन फैमिली, एंड ग्रुप 16 का पहला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए उसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। और चैल्कोजेंस भी उसको कहते हैं। ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं MCQs में। देन आपको ये भी पूछ लेते हैं कि कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आफ्टर इट आपको कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये आपको अच्छी तरीके से याद करने के जाना है, क्यों होती है पीरियोडिसिटी। देन वैलेंसी वगैरह की डेफिनेशन अब आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये सब 9th 8th की चीज़ें हैं। सो इतनी छोटी मोटी डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती। देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के जो ट्रेंड्स हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन तो पीरियोडिक टेबल में यही आता है। आप क्लास 9th में चले जाओ, 10th में चले जाओ, 11th में चले जाओ, आप लोगों को ट्रेंड्स तो बहुत पूछे जाते हैं। अभी आपको वो लोग सिंपल सिंपल ट्रेंड पूछेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रेंड नहीं पूछेंगे। और मैक्सिमम वो लोग ग्रुप 13 तक जाएंगे, एंड पीरियड में 3 या 4th पीरियड तक जाएंगे। 5th में बहुत मुश्किल है जाएंगे, लेकिन अगर जाएंगे तो आपको उसमें एटॉमिक नंबर उनका दे देंगे। देन वेरिएशन ट्रेंड्स तो बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाने और समझना ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग समझने वाले क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं ICSE में। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग में आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। जो लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वो सब अच्छी तरीके से करके जाने हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्ट बनाने को आता है। देन कोवेलेंट बॉन्ड्स में आपको नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंस आना चाहिए, कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसके बाद आपका सम कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है पोलर और नॉन पोलर के बीच में आपको डिफरेंस और उसके एग्जाम्पल अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड स्ट्रक्चर तो आना ही चाहिए। स्पेशली कार्बन टेट्राक्लोराइड का बहुत बार पूछा जाता है, मिथेन का एंड वाटर का। कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथेन एंड वाटर, इसका स्ट्रक्चर बहुत आता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल इतना नहीं आता। कंपाउंड्स तो लोग ज़्यादा पूछते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बहुत आता है। प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पूछते। सॉल्युबिलिटी को आपको याद करके जाना है। सॉल्युबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा डिफर करती है। सो ये चीज़ अच्छी तरीके से याद करके जानी है। जो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड रहते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एंड जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स रहते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये चीज़ बहुत आती है। वो लोग पूछते हैं कि क्या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, तो आपको बताना है नहीं होते। उसका रीज़न भी बगल में दिया है, रीज़न भी वो पूछते हैं। सो ये चीज़ तो बहुत अच्छे करके जाना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ICC में 3 बार, इसलिए मैंने आपको और बता दिया। इसके बाद कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर्स करके जाना है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ NH4, देन हाइड्रोनियम आयन, आपका हाइड्रोनियम आयन का दिया होता है H3O+ इसका, एंड देन हाइड्रोक्सिल आयन का। ये बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स को स्टार्ट होने में अब कुछ ही दिन का टाइम बाकी है, और अभी से ही आपको सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिससे आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। स्पेशली इन द सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, आपको सैम्पल पेपर्स की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट आप लोग कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना कर सको, और आपको जो बोर्ड का पैटर्न होता है पेपर का, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ सके। So for that, I would recommend you Oswal Gurukul 61 sample question paper for ICSE Class 10 2023 बोर्ड एग्जाम। इस बुक की जो मेन हाइलाइट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ।
इसके अंदर जो पेपर है वो स्ट्रिक्टली न्यू स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर टारगेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, जिससे आप लोगों के कोई भी टाइम बेकार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना जाए, और आंसर्स के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है, जिससे आप अपना सेल्फ असेस कर सके और जान सके कि रियल आंसर क्या है इसका। और इसके साथ आपको oswald.io का भी एक्सेस देखने को मिल जाता है, सो दैट आप लोग ऑनलाइन टेस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं फॉर सेल्फ असेसमेंट। और आपको वीडियो सॉल्यूशंस का भी एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है डाउटनेट के साथ। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसका वीडियो सोल्यूशन भी एक्सेस कर सकते हैं। इस बुक की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। देन आपका आता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर पड़ जाता है, लेकिन अगर समझ के करोगे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कुछ भी डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा। एसिड बेसिस इन सॉल्ट कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है जो कि समझते नहीं है, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स तो आपका इतना अच्छी तरीके से हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से। देन एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देन कार्बोनिक एसिड, ये चैप्टर में आप देख भी रहे होगे मेरी बुक में काफी सारी अंडरलाइनिंग हो रही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये चैप्टर एक आपका ऐसा चैप्टर है, इसको पढ़ने के बाद आपका 25 to 30% वेटेज निकल आएगा, क्योंकि आप काफी सारे क्वेश्चन स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के कभी कर लोगे। और अगर आपने ये कर लिया, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कर ली, तो आपका 40 to 45% सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। इसमें आपको कार्बोनिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर कार्बन होता है, लेकिन वो एक वीक मिनरल एसिड होता है। सो ये चीज आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो वीक नहीं होते, लेकिन कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड का एग्जाम्पल है मिनरल एसिड में जो कि वीक होता है। और इसकी प्रॉपर्टी तो याद करके जानी ही है, ब्लू लिटमस को पिंक कर देता है। सो ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर एग्जाम में। इस चैप्टर के आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं, एक एक चीज आपको इस चैप्टर की लिखनी है। मैं भी अभी देन आपको H3PO3 का डाई बेसिक और जो मोनो बेसिक रहते हैं, ट्राई बेसिक रहते हैं, इसके बीच में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इन चीजों को तो आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। काफी बच्चे देखते हैं कि कितने हाइड्रोजन है उतने ही लगा देंगे, मोनो डाई ट्राई ऐसे बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका आपको पूरा स्टेप याद करके जाना है, क्योंकि वो 3 स्टेप्स में आयोनाइज होते हैं, इसलिए उसको ट्राई बेसिक कहते हैं। डाई बेसिक उसको कहते हैं जो 2 स्टेप में आयोनाइज हो जाए। जैसे H2SO4 था, जब हमने इसको पानी में डिसॉल्व करा तो ये आयोनाइज होके सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, एंड देन आपको हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। आफ्टर इट जब आपको हाइड्रोजन सल्फेट मिला, उसको आपने वाटर में डाला, देन फिर से आपको H3O+ आयन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि HSO4 एक एसिड है। देन आपको उसके साथ SO4 2 नेगेटिव मिल जाएगा। क्यों? अब इसके बाद आयोनाइज नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं था, तो वाटर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। तो इसी वजह से हम लोग इसको डाई बेसिक कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपको H2CO3 का, कार्बोनिक एसिड का दिया हुआ है। जब इसको वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया, तब H3O+ एंड HCO3 नेगेटिव मिला। देन अगेन HCO3 को हमने वाटर के साथ जब रिएक्ट कराया, देन आयोनाइज होके उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन और कार्बोनेट आयन मिल गया। अब अगेन कार्बोनेट आयन को तो हम नहीं करा सकते आयोनाइज, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, वाटर क्या खींच के लेके जाएगा। तभी हम उसको कहते हैं डाई बेसिक, क्योंकि ये 2 स्टेप्स में कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। और मोनो बेसिक वो होते हैं जो एक स्टेप में हो जाए, जैसे HCl वगैरह होते हैं, NaOH होते हैं। इसको हम लोग मोनो बेसिक इसलिए कहते हैं। देन आपको इसमें प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। प्रॉपर्टीज तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है इसको। अगर प्रॉपर्टीज आपने समझ ली एक बार, बहुत आपका फायदा हो जाएगा। एक इसमें ये वाला पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसको आप मार्क कर लीजिएगा बुक में। Only magnesium and manganese can produce hydrogen with very dilute nitric acid 1% acid. So nitric acid एक ऐसा एसिड होता है जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करने पे कभी भी आपको हाइड्रोजन नहीं देगा, और ऐसा और कोई एसिड अवेलेबल नहीं है जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन ना दे। जितने भी पावरफुल एसिड्स होते हैं वो सब हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन निट्रिक एसिड एक ऐसा अकेला एसिड है जो कि आपको हाइड्रोजन नहीं देगा। सो सिर्फ एक इसका एक्सेप्शन ये होता है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ जब निट्रिक एसिड वेरी डिल्यूट कंडीशंस में, कि 99% वाटर हो और सिर्फ 1% एसिड हो, उस केस में आपको हाइड्रोजन वो दे देगा। तो ये बहुत अच्छा एक्सेप्शन है, तो इसको अच्छी तरीके से करके जाना है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट विद वेरी डिल्यूट निट्रिक एसिड 1% एसिडिटी। तो आपको बताना होता है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज।
अब मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन बेसिस में भी आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरीके से करके आनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता एग्जाम में। पीएच के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि 7 न्यूट्रल, उससे कम गए तो उससे पीछे, अगर इधर जाएंगे तो एसिडिक, इधर जाएंगे तो बेसिक। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए और ये आपका 11th का भी काफ़ी अच्छा बेस बनाएगी। देन सॉल्ट्स एंड देयर प्रिपरेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स तो आपके कोर्स में है नहीं, उसको बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सॉल्ट्स सिर्फ 3 प्रकार के जो सॉल्ट्स है वो आपके सिलेबस में है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स भी सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं होता तब भी बुक वाले इसमें दे देते हैं, पता नहीं क्यों। उनको लगता है बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन कोई नहीं पढ़ता। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री की आपके स्कूल में करा दी गई होगी, जो लैब होता है उसमें आपको ले जाके कराया गया होगा, लेकिन कितना ही आप लैब में चले जाओ आपको ये दोनों टेबल याद करनी ही पड़ेंगी और क्वेश्चन इसके ऊपर काफ़ी बनते हैं। इसका कोई समझने का तरीका नहीं है, आपको ये याद ही करनी पड़ेगी, इसका कलर रटना पड़ेगा। एंड इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 1-2 नंबर आपको नहीं खोने तो इसको याद करके चले जाना, 1-2 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगी ये। 4 टेबल इसमें दी हुई हैं, इन चारों को बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाना है। देन मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट में भी काफ़ी कुछ कट गया है आपका। आपको गेलो-सेक्स लॉ करनी है बस, एंड देन सिंपल कैलकुलेशंस आ रही हैं। देन वेपर डेंसिटी एंड रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये आ रहा है और तो कुछ आ भी नहीं रहा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, इतना ज़्यादा आ नहीं रहा इसमें। अवोगाड्रोस लॉ पूरी कट गई है। मेन इसमें जो आपका है वो 3rd यूनिट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं। देन परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। मेन आपको याद रखना है मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इट इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, बस। और ज़्यादा कुछ आपको इसमें याद करके जाना नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं। तो यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वोल्टेमीटर। तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वोल्टेमीटर होता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है क्या, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आपने देखा होगा जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें जो पास होता है करंट, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास हो। तो एक ये मेजर डिफरेंस होता है मेटलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स के बीच में। तो वो चीज़ें आपको यहाँ दी हुई हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपके प्री बोर्ड में भी गारंटेड ये पूछी गई होंगी। नहीं पूछी गई तो आपका प्री बोर्ड थोड़ा खराब हुआ है, देन ये पूछी जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिया इन्होंने कि क्या होता है, ये सब बेसिक्स है। देन जो मेन चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सब शुरू होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्टिविटी सीरीज इसको कहते हैं। तो इस चीज़ को तो याद करके चले जाना, इसके बिना आप नहीं आगे समझ पाओगे। तो इस चीज़ को याद करके जाना। वो आपसे पूछते हैं कि कौन नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कौन ऊपर होता है, तो इसको तो याद करके जाना पड़ेगा। कोई तरीका ढूंढ लेना आप लोग, माइनमोनिक्स देख लेना कोई भी, नहीं तो मैं अपने किसी वीडियो में आपको माइनमोनिक्स बता दूंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। देन रिएक्शन एट एनोड, यहाँ से आपका जो मेन शुरू होता है एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको डायरेक्ट दे देंगे वो लोग डायग्राम बना के, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज फॉर्म्ड एट एनोड एंड व्हाट इज फॉर्म्ड एट कैथोड। इसके आपका एग्जाम्पल जो इसके एप्लीकेशन है वो आपके मेटलर्जी में भी लगते हैं। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पाओगे तो आपको मेटलर्जी में फिर रटना पड़ेगा, और मैं हमेशा रटने को मना ही करता हूँ, क्योंकि आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, अगर आप रट के जाओगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बोर्ड आपके साथ खेल देगा, नहीं तो गेम खेलेगा बोर्ड आपके साथ। बोर्ड आप सोचते हो बुक के क्वेश्चंस दे देगा, नहीं करता। बुक बोर्ड के क्वेश्चंस नहीं देता आपको, उल्टे सीधे क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये आप कर पाओगे। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि आपका मेटलर्जी में काफ़ी काम आएगी, तो अच्छी तरीके से करके जाना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आपके कोर्स में है नहीं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे नहीं। सो काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, 12 मिनट का तो हो ही गया। तो मेटलर्जी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 या 3 दिन में मेटलर्जी का भी मिल जाएगा, मेटलर्जी और उसके आगे जो भी पार्ट 2 है इसका वो मिल जाएगा। देयर आफ्टर इट वी विल स्टार्ट मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। आप लोग कमेंट में बता देना आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।